ऑडियो वीडियो फाइन. ओके. Last class we were discussing on section 1A, है ना, सप्लाई. ये ठीक है, ठीक है. ऑन अ होल आई वाज डिस्कसिंग अबाउट सेक्शन 7(1). ठीक है, 1A B C. ठीक है, सेक्शन 7(1) जिसमें we were talking about ABC. We were talking about ABC. Then we were talking about club and member का service. We were talking about import of service. ठीक है सर. ABC में S T D B E L L R यही तो था, प्लस बिजनेस प्लस कंसिडरेशन. ठीक है, क्लब मेंबर के बीच में आपको ये सब नहीं देखना है. विल बी अंडर द परव्यू ऑफ GST, अंडर द परव्यू ऑफ स्कोप ऑफ सप्लाई. इंपोर्ट ऑफ सर्विस में इफ कंसिडरेशन नथिंग इज टू बी सीन फर्दर इज अंडर द if consideration is taken then it will be under GST. ठीक है, if not consideration, if consideration is not in the transaction, then if the related person party transaction, then GST is leviable, otherwise no GST is leviable. ये तो था. तो सर सेक्शन 2 का बात था मेरा जिसमें डेफिनेशन था. मैंने बोला था कि जैसे जैसे 7 पढ़ेंगे वैसे वैसे सेक्शन 2 भी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, सो दैट साइमल्टेनियसली दोनों खत्म हो जाए. सेक्शन 2 इज नथिंग बट द डेफिनेशन. आप बिजनेस और कंसिडरेशन को क्या समझ रहे हैं, लॉ आपको क्या बोलना चाह रहा है, वो आपका बी और सी में लिखा हुआ है, आपके बुक में भी है. देखते हैं. बिजनेस का डेफिनेशन. बिजनेस इंक्लूड्स, अगेन द इंक्लूसिव डेफिनेशन, नॉट मीन्स. ठीक है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 17. ठीक है, बिजनेस. कोई जरूरत नहीं है सेक्शन याद रखने का, बस मैंने आपको बता दिया. ठीक है, आपको बिजनेस का डेफिनेशन भी याद रखने की जरूरत नहीं है, कभी नहीं पूछेगा डेफिनेशन बताओ. जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी मैं बता रहा हूँ. बिजनेस मतलब क्या सर, धंधा. ठीक है, दुकान खोल दिया, दैट्स द बिजनेस. बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेगर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी वेदर और नॉट इन द पिक्यूलरी बेनिफिट. आपका बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, लेकिन आप इसमें से कोई भी एक्टिविटी में है, देन इट इज योर बिजनेस. मतलब कि सर आप ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर करके लॉस कर रहे हैं, दैट यू कैन नॉट टेल दैट इट्स नॉट माय बिजनेस बिकॉज़ आई एम इनकरिंग लॉस. ये नहीं है. क्लियर. एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विद द इंसिडेंट, इन कनेक्शन विद और इंसिडेंटल और एक्सेलरी टू सब क्लॉज है. ये आप गुड़ बनाने गए, चीनी बन गया. ठीक है, गुड़ बनाने गए, चीनी बन गया और आप चीनी बेच दिए, उस पर GST है कि नहीं है. आप कैसे बता रहे हैं सर इसमें से, आपने तो फर्स्ट हाफ मैंने बेच दिया बोला, सेल है. ठीक है, बी है
और सी है, सी कंसिडरेशन मैंने बेच दिया बोला तो आपको नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग में यही है कि सर बेच दिया इसका मतलब पैसा तो आ ही गया है, अननेसेसरली कुछ कुछ मैं चल के एक्स्ट्रा नहीं बोलूँ तो इसका मतलब नॉर्मल पैसा आ गया है। बी है तो आप ये नहीं बोल सकते, बोलने का मतलब सर मेरा बिजनेस गुड़ बनाने का है, मेरा बिजनेस गुड़ बनाने का, चीनी तो भूल से बन गया, तो बोला कि सर इंसिडेंशियल एक्ट कुछ और एंसिलरी टू सब क्लॉज ए, सब क्लॉज ए मतलब ये हो गया तो भी दैट्स विल बी अगेन ट्रीटेड एज बिजनेस। एनी एक्टिविटी ट्रांजैक्शन सब क्लॉज ए whether or not there is a volume frequency continuity regularity और सच रेगुलर है कि नहीं है ये सब मतलब नहीं है, वो भी बिजनेस है। सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विस इन कनेक्शन टू कमेंसमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ बिजनेस। आप बिजनेस शुरू करने से पहले या बिजनेस बंद करने के बाद भी जो अगर एक्टिविटी कर रहे हैं, क्या एक्टिविटी, गुड्स था आपका, जिससे आप कुछ आपका गुड्स था ना, जैसे कि आप कुछ मटेरियल एक्स बनाते थे, मटेरियल एक्स बनाते थे, वो एक्स में इनपुट लगता था ए, तो वो आप बेचेंगे खरीदेंगे तो भी दो भी बिजनेस माना जाएगा। और अगर सोचिए अगर आपका बिजनेस बंद हो गया और आप कैपिटल गुड्स बेच रहे हैं तो भी वो आपका बिजनेस माना जाएगा। ठीक है, मतलब मेरा एक्टिविटी है ये बोर्ड बनाने का, बोर्ड बनाने का एक्टिविटी है, मैं बोर्ड बना रहा हूँ, जैसे मैं पढ़ाने का एक्टिविटी है, पढ़ाने के लिए मुझे पहले बुक्स खरीदना पड़ेगा, तो जो बुक्स खरीदेंगे ना तो वो भी मेरा बिजनेस एक्टिविटी माना जाएगा। और सोचिए अब मैंने सोचा पढ़ाना बंद कर दे रहा हूँ तो ये बोर्ड बेचना होगा ना, क्या करेंगे जब पढ़ाने तो बोर्ड रख के क्या फायदा, बेचेंगे, तो बेचना है तो कैपिटल गुड्स आफ्टर क्लोजर ऑफ माय बिजनेस कैपिटल गुड्स भी सोल्ड किए तो भी दैट विल बी ट्रीटेड एज माय बिजनेस एक्टिविटी। क्लियर? प्रोविजन ऑफ क्लब एसोसिएशन सोसाइटी, वही क्लब और मेंबरशिप का बात कर रहा हूँ। क्लब प्रोविजन बाय क्लब्स एसोसिएशन सोसाइटी और एनी बॉडी फॉर फैसिलिटी बेनिफिट टू इट्स मेंबर, कोई बेनिफिट टू द मेंबर दिया है, कौन दिया है, क्लब दिया है, सोसाइटी दिया है और कोई एनी पर्सन दिया है तो भी वो बिजनेस। एडमिशन फॉर अ कंसिडरेशन टू एनी प्रेमाइसिस, मतलब कोई प्रेमाइसिस में आप एंटर करने से पहले आप किसी से एडमिशन ले रहे हो, जैसे कोई जू जू है ना, जू में एंटर करने से पहले आपका फीस लगता है, एडमिशन फीस, तो भी वो बिजनेस। सर्विस सप्लाइड एज एन होल्डर ऑफ एन ऑफिस विच हैज बीन एक्सेप्टेड बाय हिम in course of furtherance of business of his trade and profession, services supplied by a person as a holder of an office which has been accepted by him। कोई अगर ऑफिस का होल्डर है, मतलब कि कोई ऑफिस है उसमें कोई काम कर रहा है तो वो जो एक्टिविटी कर रहा है देन आल्सो इट विल बी ट्रीटेड एज बिजनेस। एक्टिविटीज ऑफ रेस, रेस सब लगा रहे हैं, टोटलाइजर सट्टा लगा रहे हैं या फिर उसका लाइसेंस है सट्टा लगाने का, हॉर्स रेस। टू बुक मेकर एक्टिविटी, आप बुक कर रहे हैं ये घोड़ा, वो भी एक्टिविटी बिजनेस। एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी विच आर इंगेज इन द पब्लिक अथॉरिटी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका एक्टिविटी कर रहा है या कोई ट्रांजैक्शंस कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या कोई लोकल अथॉरिटी, पंचायत, ठीक है, इन विच दे आर एंगेज्ड इन पब्लिक अथॉरिटी, और वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी वो क्या है, सब पब्लिक अथॉरिटी है, देन वो जो एक्टिविटी कर रहा है देन दिस एक्टिविटी विल आल्सो बी ट्रीटेड एज बिजनेस। आ रहा समझ में? बिजनेस क्या क्या है, हर जगह से हर कोना से बिजनेस करवा दिया है कि नहीं? सर याद तो करना नहीं है आपको, ऑब्वियसली नॉट, ठीक है, याद नहीं करना है बस, ठीक है, लेकिन सेक्शन याद करना है।
ठीक है, क्लियर है सर? इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? स्टेट गवर्नमेंट जो कर रहा है, रेलवे, रेलवे आपसे फीस लेती है, फीस नहीं, आप टिकट का, रेलवे आपका टिकट फीस लेती है ना, टिकट रहता है ना, टिकट फीस बोलते हैं, टिकट चार्जेस, ठीक है, बुकिंग चार्जेस, ठीक है, ये होगा ना। तो सर वो क्या बिजनेस है क्या? यस, बिजनेस है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, MOS, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, MOR, ठीक है, वो सब बिजनेस है। ABC एक्टिविटीज बताया, B बिजनेस, कंसिडरेशन, सर कंसिडरेशन का बोलने का मतलब क्या आ रहा है? पैसा, ठीक है, फीलिंग अंदर से ले लेना पड़ेगा भाई कि कंसिडरेशन बोलने का मतलब पैसा बोलने का, लेकिन क्या सही में पैसा है? क्योंकि आपको मैंने बोलता बिजनेस मतलब धंधा, लेकिन आपको वहाँ क्लैरिफाई किया सर आपका जो मेन बिजनेस है वो तो है, लेकिन इससे इंसिडेंटल भी कुछ अगर हो गया तो भी बिजनेस है। ये तो हम नहीं सोचे थे स्टार्टिंग में। फिर दूसरा क्या है कि सर आप अगर बिजनेस जो कर रहे हो उससे रिलेटेड कैपिटल गुड्स बेचेंगे तो वो भी बिजनेस है, ये भी तो मैंने नहीं सोचा था। लेकिन होलिस्टिक समझ में आ रहा था कि सर बिजनेस मतलब कि वो धंधा का बात कर रहा है, समझ में आ रहा है? वैसे ही आपको इसको ग्रैस्प करना पड़ेगा। कंसिडरेशन, consideration in relation to supply of goods or service includes, again, consideration in relation to supply of goods or service or both includes any payment made or to be made, payment made या फिर to be made, whether in money, पैसा में, और otherwise, पैसा छोड़ के किसी और चीज में दिया तो मतलब सर, मतलब इसका मतलब सर आप पैसा नहीं दिए, गुड्स के बदले गुड्स दे दिए, ठीक है, गुड्स के बदले गुड्स दे दिए, पैसा तो नहीं दिए ना, तो वो भी कंसिडरेशन माना जाएगा। एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज आल्सो अ कंसिडरेशन, ठीक है। और अदरवाइज इन रेस्पेक्ट, इन रेस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, वेदर बाय द रेसिपिएंट और बाय अदर पर्सन, बट shall not include subsidy given by central government or state government। मतलब सर पैसा दिया या पैसा के बदले कुछ और भी दिया, ठीक है। हो सकता सर आपने बोला कि सर मैं लैपटॉप दे दूंगा आपको, मेरा तेरे को काम करना पड़ेगा, क्या जाके वहां पे ये मेरा सामान वहां दे के आ, ठीक है। तो सर ये क्या है, जो काम एक्टिविटी कर रहे हैं ऑल्सो इट इज अ कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ काइंड, नॉट इन कैश, है कि नहीं, इन द फॉर्म ऑफ वर्क। तो सर मनी और अदरवाइज इन रेस्पेक्ट, ये तो लिखने का तरीका है, इन रेस्पेक्ट, इन रेस्पॉन्स और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, वेदर बाय द रेसिपिएंट, कौन दिया, रेसिपिएंट दिया, रेसिपिएंट मतलब जो सर्विस या गुड्स ले रहा है, और बाय एनी अदर पर्सन, ठीक है, या फिर कोई भी अदर पर्सन, बट शैल नॉट, लेकिन ये जो मनी या अदरवाइज है ना उसमें सब्सिडी नहीं आएगा। लेकिन वो सब्सिडी किसका होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का। म्युनिसिपल अथॉरिटी आपको दिया तो आएगा क्या, ये आएगा, then it will also be treated as consideration। अगर कोई सब्सिडी दे रहा है, ठीक है, तो अगर कोई काम के बदले में मैंने, जैसे कि मैं कोई कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, गवर्नमेंट बोली तुम मेरा ये वाला काम कर दो, मैं तुम्हें सब्सिडी दे दूंगा, ठीक है, कौन, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, काम कर दिया, ठीक है, काम कर दिया। अब बात है काम करने पे क्या कंसिडरेशन माना जाएगा क्या उसको, पैसा सब्सिडी तो आ गया मेरे पास, काम किया उसके बदले में पैसा आ गया, पैसा मतलब कंपनी बिजनेस, वो वैसे मतलब कि गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया, एज ए सब्सिडी दिया है, ठीक है। दो चीज होता है, गवर्नमेंट आपसे, अरे भाई आपसे एक होता है पैसा देना, एक होता है उधार देना, दो चीज है ना। तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया है, उस काम के अगेंस्ट में पैसा नहीं दिया है,
ठीक है, सब्सिडी दिया है। जैसे जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि ये एलपीजी है ना सिलेंडर, वो तुम्हारा कॉस्ट क्या पड़ता है, बोला 1000 रुपया। गवर्नमेंट बोली तुम 700 रुपये में बेचो, 300 रुपया मैं दूंगा। क्या समझ में आया? आप 700 में पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, आपका कॉस्ट कितना पड़ रहा है 1000, मैं 300 रुपये आपको दे दूंगा। कौन देगा? गवर्नमेंट देगी। कौन गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, जो भी है गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, नथिंग एल्स। यूएस का गवर्नमेंट नहीं, ठीक है, इंडिया का सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब बताओ जीएसटी जो चार्ज करेगी, सोचो जीएसटी है एलपीजी पे, है जीएसटी, ठीक है, रियल सेंस में है। जीएसटी चार्ज करेगी कितने पे करेगी? 1000 पे या फिर 700 पे? 700 पे। क्यों? सर आपका जो ABC में एक्टिविटी किया, यस, बिजनेस था, यस, कंसिडरेशन मिला, यस, लेकिन 700 मिला। 300 will not be treated as consideration because it is coming in the form of subsidy by the government. I will not treat this subsidy as a consideration as per this definition. आ रहा समझ में आप consideration subsidy वाला बात, ठीक है। तो सब्सिडी जो है by central government और state government will not be, shall not include. Clear? The monetary value of any act, the monetary value of any act or forbearance, वैलेंटाइन बिक गया, ठीक है, बहुत का दिल जुड़ा, बहुत का दिल टूट भी गया। कोई जाते जाते ये बोला कि ठीक है मुझे छोड़ के जा रही हो लेकिन मेरे दोस्त के साथ मत रहना। अरे होता है यार मुझे छोड़ के जा रही हो ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त के साथ मत रहना। मतलब नेक्स्ट रिलेशन शुड नॉट बी विद माय फ्रेंड, है कि नहीं? तो सर वो मान गई, बोला ठीक है, एक आईफोन 16 चाहिए। क्या लड़की क्या बोले? आईफोन 17 प्रो मैक्स चाहिए, तो नहीं रहूंगी। तो सर मैंने उसको 1.5 लाख रुपया दे दिया। मैंने नहीं दिया मैंने नहीं दिया, कुछ लड़के ने दे दिया आईफोन 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख 2 लाख, चलो 1.5 लाख 2 लाख का दे दिया। सर वो जो 1.5 लाख 2 लाख रुपया दिया है, क्या मैं वो जो बंदी ने लिया है वो जीएसटी उस पे देगी क्या? आंसर इज देगी। द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियंस, नहीं करने के लिए जो आपको पैसा मिल रहा है वो भी, उसको भी कंसिडरेशन माना जाएगा। हाँ, यस, अरे समझ में? सर आप इसका, ये तो मजाक पॉइंट में था, नॉर्मली समझो, द सीईओ ऑफ द कंपनी, अ सीईओ ऑफ द कंपनी, क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, अब वो रिटायर हो रहा है, एज है 60, ही इज रिटायरिंग फ्रॉम द बिजनेस। जब रिटायर हो रहा है तो उसको तो लमसम पैसा दिया एक्स्ट्रा और 10 करोड़ रुपया दिया गया। क्यों? कि और उसे एग्रीमेंट साइन करा लिया गया। क्या एग्रीमेंट? एग्रीमेंट इसलिए ये साइन करा दिया गया कि मेरा कंपनी छोड़ के आप जा रहे हैं क्योंकि आपका रिटायरमेंट हो गया है। यू साइन एग्रीमेंट कि मेरा कोई कंपटीटर का आप कोई डायरेक्टर नहीं बनेंगे। मेरा कंपटीटर का, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का आईटीसी, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का कोई बोर्ड में आप नहीं बैठेंगे। मेरा कोई कंपटीटर का बोर्ड में नहीं बैठेंगे एटलीस्ट 20 साल। 20 साल समझ, 60 साल के बाद 20 साल, 80 साल के बाद तो
रहोगे या नहीं रहो एक ही बार में बराबर रहेगा। आ रहा समझ में? 20 साल में क्यों नहीं बैठेंगे? क्योंकि आप यू वाज द सीईओ ऑफ द कंपनी, आप हमारा सारा ट्रेड सीक्रेट जानते हैं। आप अगर दूसरे के पास गए बैठे तो हो सकता है कि मेरा ट्रेड सीक्रेट शेयर करेंगे वहाँ पे। आ रहा समझ में? तो वो बंदा जो सीईओ है, जो पैसा मिला है उस पे वो जीएसटी देगा कि नहीं? आंसर इज यस, है कि नहीं? अब ये लॉजिकल लग रहा है आपको? अब वो नहीं लॉजिकल लग रहा था, ठीक है? द मॉनेटरी वैल्यू और एनी एक्ट ऑफ एडवेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ इन सेम उसी की तरह रेस्पेक्ट ऑफ रिस्पांस इन इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स by both whether by recipient or any person, but shall not include subsidies by the government, provided that deposits given in respect of good service or both shall not be considered as supply or sorry unless the supply applies the deposit as a consideration। मतलब आपने किसी से, ये तो समझ में आ रहा है ना आपका, ये वाला समझ में आया, ये पॉइंट, लेकिन बोला गया कि आपने किसी से डिपॉजिट्स ले लिया, जैसे कि सर ये मैडम आई मेरे घर, मेरा बिजनेस है, मैडम आई बोला और ऑर्डर लिखवा दी, ये ऑर्डर ये लिपस्टिक, ये नेल पॉलिश, ये वाला मस्कारा लिखवा के बिल बना दी है 2 लाख रुपया का। हाँ, और आई है टोटो से। अब मुझे तो डर लग रहा है कि लिखवा तो ली है, लेगी कि नहीं लेगी, मेरे पास तो सामान भी नहीं है, मुझे तो खरीदना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो मैंने मैडम बोला ठीक है मैडम आप एक डिपॉजिट देके जाइए, 2 लाख है ना, आप 25,000 रुपया 50,000 रुपया जो भी हो डिपॉजिट दे दीजिए। तो वो जो डिपॉजिट है ना उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। दैट डिपॉजिट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन अनलेस जब वो डिपॉजिट दी, सोचो इस महीना डिपॉजिट दी, ये कौन चल रहा, फरवरी, डिपॉजिट दी, ठीक है, ये फरवरी में डिपॉजिट दी, डिपॉजिट देने पे वो अप्रैल में आई, समझ में आ रहा है? 2 महीना बाद आई और बोली सामान दीजिए, बाकी का 1.5 लाख रुपया लीजिए। आ रहा समझ में? तो 1.5 लाख रुपया अब वो जब वो यूटिलाइज हो जाएगा ना, 50,000 पहले क्या था, यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे कि वो डिपॉजिट्स के फॉर्म में था, अभी वो 1.5 लाख रुपया देके दी है, इसका मतलब अब तो भी 2 लाख रुपया हो गया ना उसका सारा, अब माना जाएगा वो कंसिडरेशन है क्योंकि मैंने उसको यूटिलाइज कर लिया इन माई सप्लाई। क्लियर है? पढ़िए। Provided the deposit given by in respect of supply of goods or service or both shall not be considered as payment made for such supply। हम लोग उसको जो डिपॉजिट्स है उसको सप्लाई कंसीडर नहीं करेंगे, उसको पेमेंट नहीं कंसीडर करेंगे। Provided the deposits given in respect of supply of goods or service or both shall not be considered as a payment made for such supply। क्लियर है? जो सप्लाई के लिए पेमेंट आया है वो डिपॉजिट्स वाला जो पैसा है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अनलेस कब तक? द सप्लायर अप्लाइज सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन फॉर सेट सप्लाई। जो सप्लायर है वो उसको सेट सप्लाई के लिए उसको अप्लाई नहीं कर लिया, अप्लाई मतलब उसको यूज नहीं कर लिया, यूज कर लिया ना, 50,000 था अब उसको यूज कर लिया एज 2 लाख का सेल, तब जब यूज करेंगे तब सप्लाई मानेंगे, तब कंसिडरेशन मांगेंगे। आ रहा समझ में? हाँ, तब हाँ वो जो पूरा पैसा अगर पे कर दिया इसका मतलब यूटिलाइज ही हो गया। अभी जैसे क्या हुआ, मैं क्या बोल रहा हूँ, 50,000 देके गया फरवरी में है, फिर मार्च में आई 20,000 देके गए, फिर हो सकता है 28 मार्च को फिर आई 40,000 देके गई, तो वो जो डिपॉजिट्स देते जा रही है ना, दैट विल नॉट बी ट्रीटेड एज कंसिडरेशन। ठीक है, उसको एडवांस है। सोचो अब दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, मुझे एक काम करवाना है, ठीक है, मैं आप एक क्या काम करते हैं कुछ इस पे मैं
मैं काम करता हूँ, उससे पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ। और क्या है कि मैं आप मुझे रखे हैं पढ़ाने के लिए, और आपका रेपुटेशन ज़्यादा अच्छा नहीं, आप नया नया बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मुझे पता है ज़्यादा स्टूडेंट आएंगे नहीं, ठीक है। अभी क्या है कि आप तो बोल देंगे सर हाँ सर पर क्लास में आपको मतलब कि एक कोर्स का हिसाब रहेगा, कोर्स के हिसाब से आपको 1 लाख रुपया मिलेगा। आपका एक कोर्स खत्म कीजिए, एक चैप्टर खत्म, चैप्टर नहीं पूरा एक तो कोर्स खत्म कीजिए, जैसे जीएसटी पढ़ा रहा हूँ जीएसटी खत्म कीजिए, इनडायरेक्ट टैक्स पूरा खत्म कीजिए, 1 लाख रुपया मिलेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट 5 भी हो या 50 भी हो, 1 लाख रुपया मिलेगा। अब मुझे आपके बात पे एकदम भरोसा नहीं है कि लास्ट में कर देंगे, तो मैंने आपको बोला ठीक है सर कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे ना 1 लाख, ठीक है, तो आप हमको ना कम 70,000 रुपया ना पैसा दे के रखिए एज अ डिपॉजिट, एज अ डिपॉजिट। डिपॉजिट मतलब क्या? ये मेरे पास रहेगा, जब मुझे ऐसा लगेगा, जब मुझे ऐसा लगेगा कि आप नहीं दे पा रहे हैं ऐसा कुछ, तो मैं इसको यूज करूंगा, नहीं तो ऐसे ही रहेगा, रिफंड कर दूंगा आपको, ठीक है। तो वो जो डिपॉजिट्स है उस पर वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, पहला बात, ठीक है। अब जैसे मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, 1 लाख रुपया आया, मुझे 1 लाख रुपया दिया, फिर दूसरा बैच आया, फिर दूसरा दूसरा स्टार्ट किया, फिर दूसरा 1 लाख रुपया दिया, फिर तीसरा स्टार्ट किया, तीसरा 1 लाख, 70,000 रुपया एज इट इज है, 70,000 रुपया एज इट इज है, वो ऐसे फिक्स मेरे पास जमा है, ठीक है, और आ रहा है पैसा, मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जब 2-3 साल बीत गया, बोला कि सर अब तो मैं बंद कर रहा हूँ, ये लास्ट बैच है, ठीक है। तब तक ये जीएसटी नहीं था, ये 1 लाख रुपया मिल रहा था, मैं जीएसटी पेमेंट कर रहा था उस पर, लेकिन ये जब तक मेरे पास पैसा था मैं जीएसटी नहीं पेमेंट कर रहा, बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज डिपॉजिट्स बाय यू, कभी भी दे सकते हैं, रिफंडेबल है, ठीक है। मैं छोड़ के जा रहा हूँ, बोले सर ये मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, ये आप 70,000 रुपये ले लो आपका डिपॉजिट से, क्लियर है। तो वो कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लियर। अब क्या बोला? वो बोला मेरे पास सर मैं तो बंद कर रहा हूँ, यहाँ पे चल नहीं रहा है, ये बैच जो चल रहा है ना आपका वो खत्म हो जाएगा, तो वो 70,000 रुपये आप ले लीजिएगा, यूटिलाइज कर लीजिएगा, और मैं एक्स्ट्रा 30,000 रुपये दे दूंगा आपको, क्लियर है। तो दैट जब जब वो मैं काम एग्जीक्यूट कर दूंगा, जब मैं इसको यूटिलाइज कर लूंगा, देन इट इज ट्रीटेड एज कंसिडरेशन, क्लियर है, समझ में आया। सेम अगर आपका घर आप देखते ना रेंट पे लेने जाते हैं तो उस पर डिपॉजिट मांगता है, तो डिपॉजिट पे जीएसटी नहीं है, बिकॉज वो कंसिडरेशन ही नहीं माना है। लेकिन किसी होता है ना कि कभी आप छोड़ के चले गए, या फिर आपका लास्ट रेंट है, आप बोल दिए कि सर आप कि मैं अपने लैंडलॉर्ड को कि आप इसको यूटिलाइज कर लीजिएगा मेरा एज अ रेंट, तो तब उस पर जीएसटी स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर है, आ रहा है समझ में? ओके, क्लियर है एबीसी वाला। सर कैसे याद रहेगा? सर याद रहेगा, आपको लिखना पड़ेगा, अगर आप नहीं लिख रहे हैं और सुन रहे हैं ऐसे 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 करके, तो एग्जाम में भी ऐसे ही से रहेंगे, बिकॉज लॉ इज ऑल अबाउट टू राइट विथ योर ओन हैंड्स। अभी क्या है कि जब मैं एफएम पढ़ा रहा था तो आपको लिखवा रहा था, लेस ये डिवाइडेड बाय ये, अभी तो नहीं लिख रहे हैं ना, अभी तो बैठे हैं ऐसे, है कि नहीं? क्योंकि मुझे पता है अब लिखवाने जाऊंगा तो वो तो वही लिखाऊंगा ना जो बुक में लिखा हुआ है, क्या सेंस बनता है मैं आपको वही लिखाऊं, डिक्टेट कराऊं, तो वो आपको घर पे लिखना पड़ेगा, क्लियर है। कंसिडरेशन क्या है, सप्लाई क्या है, ठीक है। ऑनलाइन क्लास क्लियर है? ऑनलाइन क्लास ओके। और बोला गया था सर इंपोर्ट ऑफ सर्विस के बाद शेड्यूल 1 देखो, शेड्यूल 1 देखने पे ही टाइम हो गया था। 1 में एक बार बता देता हूँ, पहला परमानेंट ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। कैपिटल एसेट्स आपने खरीदा बिजनेस के लिए, कैपिटल एसेट्स, अच्छा ये आपने शीट भेजा नहीं ना आप लोग को, मैं भूल
भी खोजना पड़ेगा इसको, ठीक है। परमानेंट एसेट्स आपने खरीदा किस लिए? बिजनेस के लिए। बिजनेस के लिए परमानेंट एसेट्स आपने खरीदा, परमानेंट एसेट्स, गुड्स नहीं, गुड्स तो है ठीक है, गुड्स तो सप्लाई है, एसेट्स का बात कर रहा हूँ। एसेट्स आपने खरीदा, खरीद के फिर क्या हुआ ना, आपने उस एसेट्स को बेच दिया और उस एसेट्स पे आपने आईटीसी लिया था ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ परचेज। एट द टाइम ऑफ परचेज आपने आईटीसी लिया था, तो आपने आप जब बेचेंगे ना तो उस पे जीएसटी पेमेंट करके देंगे। दैट विल बी योर अंडर योर स्कोप ऑफ सप्लाई, ठीक है। ये मैंने इसके ऊपर डिस्कस हो गया था लास्ट क्लास। रिलेटेड पर्सन, मेरा ऑफिस यहाँ भी है और मेरा ऑफिस आउट ऑफ असम भी है, तो वहाँ का रिक्वायरमेंट है गुड्स का, मैं गुड्स भेज रहा हूँ इंटर स्टॉक, तो इट विल बी अंडर जीएसटी। ये मैंने बोल दिया था यहाँ पे, ये भी दे दिया था। सुनो, रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड पर्सन बोलते हुए ना तो एकदम समझ में आता है ये रिलेटेड पर्सन। सर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन है क्या? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय है, दैट्स अ रिलेटेड पर्सन। क्या रिलेशन है? एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट रिलेशंस, है कि नहीं? चलो रिलेटेड पर्सन का भी डेफिनेशन देखते हैं। ये शीट दे दूंगा, जैसे जैसे मैं डेफिनेशन खत्म करूंगा ना आप लोग टिक करते रहना कि सर ये हो गया, ये हो गया। देखते लास्ट में देखेंगे कि आपका सारा काम हो गया। Yeah. Related person, the persons deemed to be a related person if such person is are officer and director of one another's business। मेरा बिजनेस आपका बिजनेस, आपका बिजनेस में मैं और डायरेक्टर, मेरा बिजनेस में आप डायरेक्टर, तो हम दोनों रिलेटेड पर्सन। क्लियर है? पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज पार्टनर इन बिजनेस, हम दोनों एक ही बिजनेस के पार्टनर हैं, हम दोनों रिलेटेड पर्सन। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेटेड पर्सन, हम आपको सैलरी दे रहे हैं, आप मेरे ऑफिस में काम कर रहे हैं, देन रिलेटेड पर्सन। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली owns, control or hold 25% or more than outstanding voting right of both of them। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम आपके कंपनी में वोटिंग राइट मेरा है, आपका कितना? 25% और मोर, ठीक है। 25% और मोर देन 25% का आपकी कंपनी में मेरा वोटिंग राइट है, या मेरे कंपनी में आपका वोटिंग राइट है। एक तो है कि मैं आपका डायरेक्टर और आप मेरी डायरेक्टर, तो हम दोनों रिलेटेड पर्सन। चलो डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर नहीं, लेकिन मैं आपकी कंपनी में मोर देन 25% का वोटिंग राइट रखता हूँ, देन मैं और आपका रिलेटेड पर्सन। और कंट्रोल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली करते हैं, मैं आपकी कंपनी को कंट्रोल कर लेता हूँ, और या फिर मैं आप मेरे कंपनी को कंट्रोल कर लेते हैं, देन रिलेटेड पर्सन। बोथ आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल बाय थर्ड पर्सन, हम दोनों किसी और किसे कंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है। कोई और है, मे भी कोई होल्डिंग कंपनी है यूएस में बैठा हुआ, उसका आप भी सब्सिडी है, उसकी मैं भी सब्सिडी हूँ, ठीक है। तो वो और हम तीनों रिलेटेड, हम दोनों तो थे रिलेटेड पर्सन, हम लोग वो भी रिलेटेड पर्सन। टुगेदर दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल अ थर्ड पर्सन, हम दोनों मिलकर उस थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर देते हैं,
तो भी रिलेटेड पर्सन, दे आर द मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, हम लोग एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, रिलेटेड पर्सन। क्लियर है? हम दोनों एक दूसरे का कंट्रोल, हम दोनों को किसी को कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई दोनों को हम लोग दोनों किसी को कंट्रोल कर रहे हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, सारा का सारा रिलेटेड पर्सन। क्लियर? सेम फैमिली मेंबर, हम दोनों सब एक ही फैमिली मेंबर के हैं, रिलेटेड पर्सन। सर फैमिली मेंबर का फैमिली का क्या बोलने का मतलब है? सर फैमिली मींस स्पाउस and children of the person, grandparents, parent, brother, sister, कोई common understanding family। क्लियर है? ये मैं आपको शीट दे दूंगा, जो जो मैं करवा दिया हूँ डेफिनेशंस, वो सब आप टिक करेंगे कि हाँ ये सर ने इसको बता दिया ऑलरेडी, क्योंकि बहुत बड़ा डेफिनेशंस का लिस्ट है, लास्ट में पता होना चाहिए कौन हो गया कौन सा नहीं हुआ है। ठीक है? ओके। तो सर रिलेटेड पर्सन के बीच में और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में, डिस्टिंक्ट पर्सन, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब क्या होता है? अलग अलग। वेरी गुड। डिस्टिंक्ट का इंग्लिश है अलग अलग। सर मेरा आसाम में ऑफिस है, ठीक है, हम रजिस्टर्ड है आसाम में, हम रजिस्टर्ड है आसाम में और सेम मेरा नाम, मेरा पैन का एंटिटी वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है। ठीक है? मेरे नाम का एंटिटी वेस्ट बंगाल में भी रजिस्टर्ड है। सोचो ये आसाम नहीं, सोचो दुलिया जाना है। ठीक है? दुलिया जाना काम करता हूँ, इसको लिखता हूँ। डिस्ट्रिक्ट पर्सन, सर दुलिया गांव, ये है ना, है ना दुलिया गांव। चलो आज दुलिया गांव में रहते हैं, रजिस्टर्ड है। ठीक है? वेस्ट बंगाल में का कोलकाता, इसमें मेरा ऑफिसर रजिस्टर्ड है। दुलियाजान में भी है, लेकिन वो अनरजिस्टर्ड है। ठीक है? फिर गुवाहाटी, ये है ना, ये रजिस्टर्ड है। फिर दिल्ली, ये रजिस्टर्ड है। फिर ये हरियाणा, ये अनरजिस्टर्ड है। क्लियर है? सर मेरा बोलने का मतलब ये है, डिस्ट्रिक्ट पर्सन मतलब मेरा पैन का सेम पैन का रजिस्ट्रेशन और कहाँ कहाँ पे है, दैट विल बी ट्रीटेड एज डिस्ट्रिक्ट पर्सन। सर ये डिस्ट्रिक्ट पर्सन है क्या? आंसर यस, इसको डिस्ट्रिक्ट पर्सन मानेंगे। क्लियर है? सर ये डिस्ट्रिक्ट पर्सन है क्या? हाँ, क्यों नहीं है? यस, इसको डिस्ट्रिक्ट पर्सन नहीं मानेंगे। ठीक है? सर ये डिस्ट्रिक्ट पर्सन है क्या? सेम स्टेट में है, सेम स्टेट में है कि नहीं है? डिस्ट्रिक्ट पर्सन है क्या? आंसर इज इसको डिस्ट्रिक्ट पर्सन मानेंगे। ठीक है? मेरा सेम
पैन का रजिस्ट्रेशन दूसरा अगर कोई ले लिया है तो दे विल बी ट्रीटेड एज डिस्ट्रिक्ट पर्सन इन रेस्पेक्ट टू द फैक्ट अगर कि सेम स्टेट है या फिर डिफरेंट स्टेट है। अदर स्टेट में हो डिस्ट्रिक्ट पर्सन ही मानेंगे, वो नहीं मानेंगे। ठीक है, ये बताओ डिस्ट्रिक्ट पर्सन है, ये बताओ नॉट डिस्ट्रिक्ट पर्सन। समझ में आ रहा है? सर रिलेटेड पर्सन कौन है और कौन नहीं है बताओ। ये रिलेटेड पर्सन है, गुवाहाटी है, और कोई रिलेटेड पर्सन नहीं है। आंसर इज सारा का सारा रिलेटेड पर्सन है। पर्सन इन कंट्रोल्ड बाय अदर एंटिटी, वन पर्सन इज कंट्रोलिंग अदर। एक ही पर्सन है ना जो सबको कंट्रोल कर रहा है। सेम एक डायरेक्टर है, सब में होगा, तो ऑल आर रिलेटेड पर्सन, बट दीज आर नॉट डिस्टिंक्ट पर्सन। क्लियर है? रिलेटेड पर्सन ही डिस्टिंक्ट पर्सन है, हो सकता है। अगर कोई डिस्टिंक्ट पर्सन है तो वो रिलेटेड पर्सन होगा, कंफर्म। लेकिन अगर कोई रिलेटेड पर्सन है तो दैट डज नॉट मीन कि वो डिस्टिंक्ट पर्सन होगा। क्लियर है? ऑनलाइन क्लास ओके, ठीक है। इसको लिखिए डिस्टिंक्ट पर्सन को। अच्छा, सजा के लिख लेना, मैंने तो सजा के नहीं लिखा, गलती से लिखा है। वाह, नीचे लिखो नोट, नोट रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन ब्रैकेट में इन सेम स्टेट और डिफरेंट स्टेट, ब्रैकेट में इन द सेम स्टेट और डिफरेंट स्टेट, ब्रैकेट क्लोज। taken registration under same PAN, taken registration under same PAN is a distinct person। ठीक है,
एग्जाम्पल, अच्छा ये ऊपर तो लिख देगा, ठीक है। आप पढ़ते हैं इसको। Distinct person means section as per section 25(4) and 25(5). ठीक है, डेफिनेशन लिखा 25(4) और 25(5) में आपका डिस्टिंक्ट पर्सन का डेफिनेशन है। अ पर्सन हु हैज obtained or required to obtain more than one registration, whether in one state or UT or more than one state or UT, shall in respect of each such registration shall be treated as distinct person for the purpose of this act। मतलब कि सर एक पर्सन, मतलब मैं who has obtained or required to be obtained more than one registration, जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है वन और मोर देन वन, वेदर इन वन स्टेट या एक स्टेट में और यूटी में, और मोर देन वन स्टेट और यूटी, एक स्टेट में या मोर देन वन स्टेट ऑफ यूटी में, shall in respect of each such registration, in respect of each such registration, अगर 10 रजिस्ट्रेशन लिया तो in respect of each 10 registration shall be treated as distinct person for the purpose of this act। Clear है? Where a person who has obtained or is required to obtain registration same है और UT in respect of an establishment has an establishment, मतलब कि ये पर्सन का रजिस्ट्रेशन का बात कर रहा है, ये बिजनेस का रजिस्ट्रेशन का बात कर रहा है, ठीक है। establishment or has an establishment in one or other state, then such establishment shall be treated as establishment of distinct person for this purpose। मतलब वहाँ पर्सन रजिस्ट्रेशन ले ले या फिर यहाँ पे कोई establishment रजिस्ट्रेशन ले ले, ठीक है। क्लियर है? अरे भाई क्लियर है क्या? मतलब बोलना चाह रहा है कि सर सिंगल रजिस्ट्रेशन सेम पैन के अंदर डिफरेंट रजिस्ट्रेशन रहेगा था, देन ऑल ट्रीटेड एज बी डिस्टिंक्ट पर्सन। तो सर वो जो बंदा डिस्टिंक्ट पर्सन है या फिर रिलेटेड पर्सन है, उन दोनों के बीच में अगर ट्रांजैक्शन होगा इवन विदाउट इन द कोर्स ऑफ इवन विदाउट कंसीडरेशन, तो उस पे जीएसटी लगेगा। सर यही तो बात है, लगेगा। आप सेम पर्सन किसको बोल रही है? आपके लिए सेम पर्सन कौन है? हाँ, मेरा पैन, तो इस पैन को मेरा पैन नंबर है ABCDE2298Z, दिख रहा है आपको? मेरा पैन है, ये पैन लेके मैंने आसाम में भी रजिस्ट्रेशन ले लिया और ये पेन लेके मैंने वेस्ट बंगाल में भी रजिस्ट्रेशन ले लिया। क्लियर है? तो अब बताओ ये सेम पर्सन है या डिफरेंट पर्सन है? पर्सन तो सेम है, लेकिन इस एक्ट के अकॉर्डिंगली ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है। आ रहा समझ में? पर्सन सेम बिकॉज पैन इज सेम, बट जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर इज डिफरेंट। इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर 19 से स्टार्ट होगा, आपको पता है। इसका जीएसटी नंबर 19 ABCD ऐसे स्टार्ट होगा और इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर 18 ABCD। तो इसका जीएसटी नंबर अलग, इसका जीएसटी नंबर दो, बोथ आर डिफरेंट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन इन व्यू ऑफ जीएसटी लॉ। क्लियर है? बट अगर इनकम टैक्स के हिसाब से देखें तो बोथ आर सेम पर्सन। क्लियर है? ओके, एक खुशी का बात है, तो सर एम्प्लॉयर के बीच में रिलेशनशिप था तो उसको भी बोल दिया भाई रिलेटेड पर्सन है। अगर कंसिडरेशन नहीं भी हुआ, अगर कोई एक्टिविटी हुआ इन फोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो भी जीएसटी लगेगा। सर फैमिली मेंबर जीएसटी लगेगा। फिर बोला सर मेरी शादी थी, और मेरा शादी में मैं बैठा हुआ था, सब लोग आके गिफ्ट दे रहा था, ठीक है।
कोई टीवी फ्रिज पैसा। अब बगल में जीएसटी का असिस्टेंट कमिश्नर भी बैठा हुआ था, अब वो कैलकुलेटर लेके ये अच्छा क्या मिला, एक मिनट को मुझसे मिलने से पहले वो देख ले रहा था। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ठीक है 20 लिखो, दिख रहा है आपको? मैंने बोला क्यों भाई क्या प्रॉब्लम है? अरे सर आप शेड्यूल 1 पढ़ के नहीं आए क्या? शेड्यूल 1 में क्या बोला है? रिलेटेड पर्सन इवन विथआउट कंसिडरेशन, कुछ भी होगा तो जीएसटी लगेगा उस पर, कंसिडरेशन हो या ना हो, तो आपको जितना भी पैसा में मिल रहा है ना, गिफ्ट विफ्ट जो भी हो, सब पे जीएसटी लगेगा। आपका एम्प्लॉयर देखिए वहाँ पे खड़ा है ना, क्या लेके खड़ा है? हाँ, वहाँ मर्सिडीज लेके आया तो आपको देगा इतना पैसा, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ठीक है? तो जीएसटी लगेगा, तो उस जगह पे इसको रोक दिया गया। अब बोला कि भाई अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है और वो गिफ्ट 50,000 से नीचे है तो उसको इसमें नहीं लाएंगे, उस पर जीएसटी, हाँ जो रिसीव कर रहा है उसको पकड़ेगा। क्लियर है? तो बोला जो 50,000 से नीचे का गिफ्ट है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, उसको हम लोग नहीं मानेंगे, शेड्यूल 1 में सप्लाई नहीं मानेंगे, ठीक है? प्रोवाइडेड दैट द गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग 50,000 रुपीज, ये एमसीक्यू में आता है, इन वैल्यू इन अ फाइनेंशियल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से ज्यादा। सोचो आपका दिवाली का गिफ्ट होता ना, दिवाली में चांदी सोना का, चांदी बोल दो भाई, चांदी क्या सोना क्या एक ही बराबर है, ठीक है? दिवाली में सोना का कॉइन बंटवा दिया, ठीक है? तो सर वो जो सोना का कॉइन बताया उस पर क्या जीएसटी लगेगा? हाँ, बात है कि सर वो गिफ्ट है ना, गिफ्ट आपको 50,000 से ज्यादा है तो उस पर जीएसटी है, नहीं है तो नहीं है। आपका गिफ्ट, आपका जो गिफ्ट बंटवा रहा है सोचो सोना का, उसका ग्राम ग्राम देख के उस समय का मार्केट वैल्यू में 49,999, तो कितना स्मार्ट एम्प्लॉयर है आपका, है कि नहीं? वो गया होगा सोनार के पास, बोला आपका मेकिंग चार्ज जितना भी है सब 49,999 पे आना चाहिए, तो सबका बिल दे दो हमको, है कि नहीं? वो 20% बैक कैलकुलेट करके 20% क्या करेगा, 49,999 को लेगा, ये है ना 49999, इस पे डिवाइडेड बाय मेकिंग चार्ज लगाएगा तो आ जाएगा 40,000, उसको आज का रेट से डिवाइड करके उतना ग्राम का सोना दे देगा, है कि नहीं? तो आपको बिल बन जाएगा 49,000 है ना, सबको बांट देंगे, सब खुश, स्मार्ट एम्प्लॉयर है, ठीक है? ओके अच्छा, आपने बोला कि जीएसटी कौन देगा? जो गिफ्ट देगा वो उससे जीएसटी पकड़ेगा, देगा, ठीक है? जो लेगा उसका जीएसटी, उसका जीएसटी तो आरसीएम लगेगा, उसका छोड़ दो, जो गिफ्ट देगा, क्योंकि अभी ये किसको बोल रहा है? अगर आपको सोचो जीएसटी लगता तो क्या करता गिफ्ट में, तो आपसे जीएसटी कलेक्ट करता ना, तो जो गुड्स देगा वो जीएसटी पेमेंट करेगा गवर्नमेंट को, क्लियर है? तो आपका वो जो क्या बोला सोचा, आपका एम्प्लॉयर किसी जो दिवाली में जो गिफ्ट बताएंगे वो विदिन 50,000 इन सिंगल फाइनेंशियल ईयर बताओ तो उस पर जीएसटी नहीं है, क्योंकि सप्लाई में नहीं आएगा, क्लियर है? ओके देखो ठीक है, इसको बाद में देखेंगे। प्रिंसिपल एजेंट, कंसाइनर कंसाइनी, goods supplied by principal to his agent, गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स, पहले तो गुड्स का बात कर रहा है, सर्विस का बात नहीं कर रहा है, ठीक है? ऊपर में जितना भी बात कर रहे थे ना कैपिटल गुड्स का बात कर रहे थे, ठीक है? रिलेटेड पर्सन कैपिटल गुड्स का बात कर रहा था और रिलेटेड पर्सन का बात कर रहे थे, ठीक है?
इसमें सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल और एजेंट का बात कर रहा है, वेयर गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट। प्रिंसिपल और एजेंट मतलब क्या हुआ? सर मैं यहाँ पे रहता हूँ, कहाँ पे? असम में, और मेरा गुड्स, मैं बिजनेस करता हूँ झालमुड़ी बनाता हूँ, यहाँ असम में तो बहुत फेमस है। मैं चाहता हूँ कि दूसरे स्टेट में भी फेमस हो जाए, वेस्ट बंगाल पड़ोसी देश में भी, पड़ोसी स्टेट में भी फेमस हो जाए। तो मैं बस दो ऑप्शन है, जाके वहाँ पे एक बिजनेस खोल लो। लेकिन मुझे डर है ना? क्या डर है? कि नहीं पसंद आया तो मेरा तो बिजनेस खोलने का इन्वेस्टमेंट खत्म, खराब हो जाएगा वहाँ पे। आ रहा समझ में? खराब हो जाएगा। तो मैंने वहाँ पे किसी एजेंट को पकड़ा कि भाई मैं तुझे डेली 100 पैकेट भेजूंगा, ठीक है? बेचना है तेरे को, जो आएगा कमीशन रख लेना। क्या समझा? आ रहा समझ में? तो प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशन समझ में आ गया? क्या प्रिंसिपल एजेंट है? सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक्स द सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। सप्लाई कौन अंडरटेक कर रहा है? एजेंट, लेकिन खुद के बिहाफ में नहीं कर रहा है। किसके बिहाफ में? प्रिंसिपल के बिहाफ में। बाय एजेंट टू प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक्स रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। मतलब सर हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है कि मैंने एजेंट को बोला कि तुम वहां से खरीद लो। मतलब कि मैं रहता हूं असम में और मेरा एजेंट रहता है वेस्ट बंगाल में। मैं गुड्स यहाँ से यहाँ भेजता था हमेशा। अब मैंने एजेंट को बोला एक काम करना, असम मैं तो दुलियाजान में रहता हूँ, ठीक है? तुम एक काम करना, वेस्ट बंगाल का ये पॉइंट है, यहाँ से गुड्स खरीद लेना। मैं नहीं भेजता हूँ डायरेक्ट, उसी को भेजता हूँ, क्योंकि मैं वो सोचो बिहार में भी भेजता हूँ, बिहार में भी मेरा एजेंट है, तो उसके पास बिक नहीं रहा है, बिहार में कोई सेल नहीं कर पा रहा है। तो मैंने बोला बिहार को तुम वेस्ट बंगाल को भेज दो, यहाँ पे सेल अच्छा हो रहा है। तो इन दैट केस एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर एजेंट अंडरटेक्स और रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है? एजेंट अंडरटेक्स और गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ पे वेस्ट बंगाल क्या कर रहा है? बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल गुड्स ले रहा है। नहीं तो वो कहाँ भेजता? बिहार, और बिहार से वो कहाँ भेजता? वेस्ट बंगाल। तो वो बोला कि बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल वो यहीं पे ले ले रहा है, तो भी सब उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। समझो, मिस्टर अरुण और कोलकाता इज एन एजेंट, कलकत्ता का अरुण एजेंट है, एंड मिस्टर प्रीतेश ऑफ मुंबई एजेंट ऑफ प्रीतेश एंड मुंबई। मतलब ए कौन है? अरुण एजेंट, और पी कौन है? प्रीतेश प्रिंसिपल। मिस्टर अरुण एक्वायरिंग गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रीतेश एंड सप्लाई टू मिस्टर मिस्टर प्रीतेश। मिस्टर अरुण एक्वायरिंग गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रीतेश, मतलब कि गुड्स एक्वायर कर रहा है किससे? प्रीतेश, सॉरी, ऑन बिहाफ ऑफ प्रीतेश मिस्टर अरुण एजेंट प्रिंसिपल, ठीक है? अभी बोला है कि अरुण एक्वायरिंग गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रीतेश। हो सकता है किसी का गुड्स है, कोई क्रेडिटर है। क्रेडिटर किसका क्रेडिटर है? प्रिंसिपल का। प्रिंसिपल का क्रेडिटर है। क्रेडिटर गुड्स किसको देगा? इसको देगा ना। गुड्स किसको बेचेगा? प्रिंसिपल को। लेकिन क्रेडिटर सिंस वेस्ट बंगाल के नजदीक में रहता है, वो गुड्स किसको दे दे रहा है? एजेंट को। और एजेंट वापस किसको दे दे रहा है? प्रिंसिपल को। तो मिस्टर अरुण इज एक्वायरिंग गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर प्रीतेश एंड सप्लाई टू मिस्टर प्रीतेश। Here transaction between Pritesh and Arun is treated as supply even though there is no consideration. Clear है? Similarly, if Animesh of Surat is also an agent of Mr. Pritesh of Mumbai, एक और है सूरत में, कौन है? अनिमेश।
कहाँ है? सूरत में। किसका एजेंट है? प्रीतेश का। मिस्टर प्रीतेश इज सेंडिंग गुड्स टू अनिमेश। किसको गुड्स भेज रहा है? अनिमेश को। फॉर सेलिंग इट इन सूरत। कहाँ बेचने के लिए? सूरत बेचने के लिए। Here transaction between Pritesh and Animesh is supply. Clear है? तो भी सप्लाई, प्रिंसिपल से एजेंट को भी गया तो भी वो सप्लाई। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? एजेंट रिसीव गुड्स, टैक्स पॉइंट में क्या है? एजेंट रिसीव गुड डायरेक्टली फ्रॉम प्रिंसिपल और इफ प्रिंसिपल्स वेंडर डायरेक्टली डिस्पैच गुड्स टू द लोकेशन ऑफ द एजेंट। पढ़ेंगे। इफ एजेंट रिसीव्ड गुड्स डायरेक्टली टू द प्रिंसिपल फ्रॉम द प्रिंसिपल, एजेंट रिसीव्ड गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द प्रिंसिपल और इफ प्रिंसिपल्स वेंडर directly dispatch goods to the location of agent, the principal shall required to treat as a movement. The principal shall be required to treat the movement as an outward supply of goods by virtue of this clause. मतलब प्रिंसिपल एजेंट को गुड्स भेजा या प्रिंसिपल का एजेंट डायरेक्ट प्रिंसिपल का वेंडर डायरेक्ट एजेंट को गुड्स भेजा, इन दोनों केस में क्या सब माना जाएगा कि प्रिंसिपल ने ही गुड्स भेजा और आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई है। क्लियर है? When agent receive goods on behalf of principal and thereafter issue a goods to the principal, agent receive goods on behalf of principal and thereafter issue goods to the principal, the transaction will be regarded as supply by agent to the प्रिंसिपल। क्लियर है? आ रहा है समझ में? ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है क्या? हेलो, यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, क्लियर है सर। सर्कुलर पढ़ते हैं। देखो मैं भाग नहीं रहा हूँ, मैं एक एक करके पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अगर आप घर पे जाके नहीं पढ़ रहे हैं तो टोटल वेस्ट है, मैं बता रहा हूँ। सर्कुलर पढ़ रहा हूँ। सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर इशूड बाय सेंट्रल एक्साइज ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम CBIC टू क्लैरिफाई एंड टू सिंप्लीफाई द लॉ। क्लैरिटी लाने के लिए कुछ क्लैरिफिकेशन है तो वो डालता है। प्रिंसिपल और एजेंट के बीच कॉन्सेप्ट में क्या सर्कुलर लाया था? सर्कुलर का नंबर है 57 2018 में लेके आया था सर्कुलर ये, ठीक है सर? याद कुछ नहीं याद रखना पड़ेगा, ठीक है? जस्ट फॉर क्लैरिटी। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला था प्रिंसिपल ने अपने एजेंट को गुड्स भेजा, देन सप्लाई। किसके लिए सप्लाई? प्रिंसिपल के लिए। एजेंट प्रिंसिपल को गुड्स भेजा, सप्लाई किसके लिए? सप्लाई एजेंट के लिए, ठीक है सर? एजेंट वेंडर, वेंडर किसका वेंडर? प्रिंसिपल का वेंडर। एजेंट को डायरेक्टली गुड्स भेजा ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, किसके सप्लाई? फिर से बता रहा हूँ, प्रिंसिपल का जो वेंडर है वो एजेंट को डायरेक्टली गुड्स भेजा ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, किसके लिए? सप्लाई वेंडर के लिए, तो प्रिंसिपल के लिए, ठीक है? तो वेंडर क्या बोल, तुम सही बोला वेंडर के लिए, वेंडर का चैप्टर नहीं हो रहा है, छोड़ दो, वेंडर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? प्रिंसिपल और एजेंट की बात चल रही है यहाँ पे। किसके लिए सप्लाई? प्रिंसिपल के लिए। सर गुड्स नहीं बिका, वापस एजेंट भेज दिया रिटर्न, किसका? गुड्स किसको? प्रिंसिपल को। किसके लिए सप्लाई? एजेंट के लिए, ठीक है? If the invoice of further supply is being issued by the agent on his own name and own name
then any provision of goods from principal to agent would fall within the fold of the said paragraph. In case where the invoice issued by agent to the customer in the name of the principal, such agent shall not fall under the ambit of Schedule 1. मतलब क्या नाम है आपका? क्या? रिचर्ड. मेरा दोस्त है रिचर्ड. एजेंट है. मैं बोल रहा हूँ कि मेरा एजेंट है, मैं गुड्स रिचर्ड को भेज रहा हूँ कि भाई बेच देना आगे. किसको? कस्टमर को. किसका कस्टमर? मेरा कस्टमर. ठीक है, मेरा ही कस्टमर हो गया ना, मेरा गुड्स जा रहा है. तो मैं ये पेन रैप करके भेज रहा हूँ, रिचर्ड के पास जा रहा है और रिचर्ड क्या कर रहा है? वैसे ही पैक किया हुआ, सेम वैसे पैक किया हुआ कस्टमर को, दीदी को पकड़ा दे रहा है. ठीक है, तो बोलने का मतलब है इन दैट केस एजेंट शैल नॉट फॉल अंडर द एम्बिट ऑफ शेड्यूल 1. एजेंट शेड्यूल 1 में नहीं फॉल करेगा. इट विल बी ट्रीटेड कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ने सप्लाई किया है किसको? कस्टमर को. आ रहा समझ में? Where the goods being procured by agent on behalf of principal, goods are procured by agent on behalf of principal, are invoiced in the name of agent. क्या? Invoice of मतलब goods procure किया. कौन procure किया? Agent. क्यों procure किया? भाई प्रिंसिपल तो भेज रहा था. मैंने रिचर्ड, मैं आसाम में हूँ, रिचर्ड सोचो केरला में है कि नहीं? अब मैं तो आसाम से केरला कुछ भेज रहा था, लेकिन कुछ अर्जेंट रिक्वायरमेंट आया. मैंने फ़ोन किया, रिचर्ड ने फ़ोन किया कि दादा ये अर्जेंट चाहिए, 2 दिन में चाहिए. 2 दिन में कहाँ से होगा? तुम एक काम करो, लोकल से खरीद के भेज दो. लोकल से खरीद करो. एजेंट क्या किया? लोकल से खरीदा, उसमें से अपना लेवल चिपकाया और कस्टमर को भेज दिया. अब डिपेंड करता है लेवल किसका चिपकाया है. प्रिंसिपल का लेवल चिपकाया है, एजेंट का. अगर प्रिंसिपल का लेवल चिपकाया है तो प्रिंसिपल का सप्लाई, एजेंट का लेवल चिपकाया है तो एजेंट का सप्लाई. ठीक है. Where goods are being procured by agent on behalf of principal था, are invoiced in the name of agent. लेकिन इनवॉइस जो किया है कौन? रिचर्ड. किसको? कस्टमर को. किसके? एजेंट के नाम का. Then further provision of the said goods by agent to the principal would covered under said paragraph. इसका मतलब then further provision of the said goods by agent to the principal would be covered. जो आपका जो ये प्रोविजन है, आप कौन सा प्रोविजन? एजेंट और प्रिंसिपल का, वो कवर करेगा. ये ऐसा मतलब ये नहीं समझेगा वो इंडिपेंडेंटली सेल कर रहा है. कौन सेल कर रहा है? एजेंट सेल कर रहा है. वो तो भी वो प्रिंसिपल और एजेंट का प्रोविजन में फॉल करेगा. ठीक है सर. गुड्स इसने भेजा नहीं है, ये लोकल से खरीदा है. अगर लोकल से खरीदा भी है तो भी इसी में फॉल करेगा, प्रिंसिपल और एजेंट में. क्लियर है? If the invoice for the supply is being issued by agent in his own name, then the provision of goods from principal agent would fall under the fold of said paragraph. मतलब सर अगर खुद के नाम पे भी इशू करेगा तो भी सेम ही पैराग्राफ में फॉल करेगा. ओह, ये आप लोग पढ़ना खुद से. डेल क्रेडिट कमीशन, डीसीए, डेल क्रेडिट कमीशन. डेल क्रेडिट कमीशन क्या होता है? बोलेगा कोई? आपने कंसाइनमेंट पढ़ा है क्या?
कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट नहीं पढ़ा क्या आपने? पढ़ा रिचर्ड? कंसाइनमेंट नहीं अकाउंट नहीं पढ़ा क्या? क्लास 12 में ही पढ़ाते हैं। एक कंसाइनर एक कंसाइनी रहता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि कंसाइनर बोलता है कमीशन ले लेता है गुड्स सेल करने का, फिर बोलता है कि ठीक है आपको तो गुड्स जिसको सेल कर रहे हैं वो आपका डेटर है, उससे पैसा रिकवरी करने का भी मैं ही लेता हूँ जिम्मेदारी, तो उसको एक्स्ट्रा कमीशन देते हैं, उसको बोलते हैं डेलिकेटेड कमीशन, ठीक है। ये आप एक बार घर पे आप इसको आपको भेज देंगे, ठीक है। घर पढ़ना नहीं होगा तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन ये भी बड़ा है, आगे नहीं पढ़ा पाऊंगा अगर इसको पढ़ाना स्टार्ट किया तो। ओके शेड्यूल 1 आज खत्म करना है। इंपोर्ट ऑफ सर्विस ये तो बता दिया था। तो सर क्या क्या मैंने शेड्यूल 1 में था? पहला ट्रांसफर ऑफ परमानेंट ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स इफ आईटीसी इज टेकन। दूसरा ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। तीसरा प्रिंसिपल एजेंट, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप। चौथा इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ये 4 कंडीशन है और 4 ही है ना, देखो तो अपना शेड्यूल 1 permanent transfer, supply of goods between related person, 3 principal agent, 4 import of service। 4 ही है, क्लियर है? तो ये 4 शेड्यूल 1 में अगर आएगा इवन विदाउट कंसिडरेशन, इवन विदाउट कंसिडरेशन तो भी माना जाएगा, दैट इज सप्लाई विच इज फॉलोइंग अंडर द स्कोप ऑफ सप्लाई, सप्लाई माना जाएगा। क्लियर है? तो सर मैंने क्या क्या बोला? पहला सेक्शन 7(1) ABC 2, फिर उसके बाद दूसरा वाला क्या था? क्लब मेंबर। तीसरा वाला क्या था? इंपोर्ट, इंपोर्ट इफ कंसिडरेशन इज रिसीव्ड। चौथा क्या था? शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में 4 में क्या क्या था? पहला परमानेंट ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। दूसरा क्या था? ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पर्सन। तीसरा क्या था? प्रिंसिपल एजेंट का ट्रांजैक्शन। चौथा क्या था? इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अभी तक यहीं तक पढ़ा है मैंने, ठीक है? ओके सेक्शन 7(1)(a), ठीक है? 7(1)(a), 7(1)(a) में बोला हुआ है तो आप तो समझ लिए सप्लाई क्या क्या है, ठीक है? लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन होता है सबको, क्या कि सर सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है? बताओ तो, आप होटल में खाना खा रहे हैं, क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस? ये कैसे पता चल रहा है? खाना खा रहे हैं वो क्या गुड्स नहीं है क्या? हाँ, बना के दे रहा है तो सर्विस भी है। अभी आप लोग गुड्स बोलते तो हम उसको आप एग्जांपल देते हैं आपको कि आपका आपको बैठा रहा है, हवा खिला रहा है, बना के दे रहा है, तो सर्विस भी तो है। कंफ्यूजन है ना? बिल्डिंग बना है, आपने किसी को कॉन्ट्रैक्ट पे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोला बिल्डिंग बना दो, सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस है? तो वो सब बहुत सारा कंफ्यूजन था, तो क्लैरिफाई किया गया कंफ्यूजन को। अब वो क्लैरिफिकेशन किसमें दिया गया? शेड्यूल 2। वो बोला गया कि वो कंफ्यूजन
बोला गया है सेक्शन 7(1)(a) में कि आप शेड्यूल 2 में जाके चेक कीजिए कि सप्लाई ऑफ आइदर सप्लाई ऑफ सर्विस है और सप्लाई ऑफ आइदर सप्लाई ऑफ गुड्स है और सप्लाई ऑफ सर्विस है। ठीक है, तो घूमते शेड्यूल 2 बहुत कॉमन सेंस का बात है, कुछ ज्यादा ही हम लोग को बेवकूफ समझ लिया है। शेड्यूल 2 में क्या बोला है? एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन दैट आर ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ, बताओ, बोला कि ट्रांसफर इन टाइटल ऑफ गुड्स, टाइटल ऑफ गुड्स को ट्रांसफर करना है। सेल ऑफ रेडीमेड गारमेंट क्या है? गुड्स या सर्विस? गुड्स। भाई कोई हमको नींद में भी बोलेगा तो गुड्स ही बोलूंगा, लेकिन वो बोल दिया चलो गुड्स है, मान लिया चलो, ठीक है। तो कोई मतलब कोई ऐसा बोला था ट्रांसफर ऑफ सेल ऑफ गुड्स हम तो सर्विस मानेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें बोल दिया हुआ है। अगर आपका कोई टाइटल ट्रांसफर हो रहा है, सेल इज व्हाट सेल इज बेसिकली ट्रांसफर ऑफ टाइटल फ्रॉम वन पर्सन टू वन पर्सन, मतलब फ्रॉम सेलर टू बायर, ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, यही तो होता है। मैं ये पेन खरीद के लेके आया तो पहले ये किसके ऊपर, किसका टाइटल था, किसका हक था इस पे? सेलर का। आज मैंने पैसा दे दिया, खरीद लिया, ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स हो गया, वो मेरे हक का हो गया। एनी ट्रांसफर ऑफ राइट, वो टाइटल ऑफ गुड्स था, लेकिन क्या बोला? राइट इन गुड्स और ऑफ अनडिवाइडेड शेयर ऑफ गुड्स विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। तो क्या है? राइट टू यूज का बात कर रहा है। गिविंग मशीन ऑन रेंट, ट्रांसफर राइट टू यूज ऑफ गुड्स है, यूज करने का राइट दिया गया है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल नहीं है। ऊपर में क्या ट्रांसफर ऑफ टाइटल था, यहाँ टाइटल नहीं है, राइट टू यूज दिया हुआ है, यूज कीजिए, तो वो सर्विस है। ठीक है, मतलब मशीन रेंट पे दे दिए, उतना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड लाइन का ही सिंपल सा है, रेंट पे दिए तो ऑब्वियस रेंट पे दिया तो सर्विस ही है ना। Any transfer in title of goods under agreement in which stipulated that property of goods shall pass in future date upon payment of full consideration, मतलब बोला कि सर गुड्स लेके जाइए लेकिन टाइटल आपके पास नहीं मिलेगा। क्या समझ में आ रहा है? टाइटल आपका नहीं मिलेगा, लेकिन टाइटल कब आपको मिल जाएगा? जब आपका फुल पेमेंट आपने कर दिया तब। तो वो गुड्स मतलब कब मिलेगा? फ्यूचर डेट में मिलेगा। कब? अपॉन पेमेंट ऑफ फुल कंसिडरेशन, तो वो ट्रांसफर ऑफ गुड्स है। एग्जांपल, सप्लाई गुड्स विद द कंडीशन ऑफ ओनरशिप शैल बी ट्रांसफर्ड आफ्टर फुल एंड फाइनल पेमेंट, मतलब फुल एंड फाइनल पेमेंट करेंगे तभी आपको गुड्स का टाइटल मिलेगा। जैसे हायर परचेज होता है ना, हायर परचेज में क्या करते हैं हम लोग? एक डाउन पेमेंट करके गुड्स ले आ जाते हैं, यूज करते लास्ट में फाइनल पेमेंट करते हैं। तो फाइनल पेमेंट जो करते हैं, गुड्स तो आ गया मेरे पास, हम यूज कर दिए, रेंट दे रहे हैं, रेंट नहीं दे रहे हैं, हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, गुड्स का रिसीव करने का इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, करते करते लास्ट में फाइनल, जब मेरा फाइनल पेमेंट इंस्टॉलमेंट चला जाएगा तब मेरे पास टाइटल ऑफ गुड्स आ जाएगा, तो उसको सप्लाई ऑफ गुड्स में जाएगा। एनी लीज, कोई लीज एग्रीमेंट, लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, लैंड का कोई होता है ना कि लैंड का लीज दे दिया गया है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस में जाएगा। लेटिंग आउट ऑफ बिल्डिंग इंक्लूडिंग कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स और कॉमर्स होली और पार्टली, तो बिल्डिंग को लेटिंग आउट दे, लीज दे दिया, एग्रीमेंट दे दिया, तो सप्लाई ऑफ सर्विस में। कॉमन सेंस है ना भाई, रेंट एग्रीमेंट किसी को दे, सप्लाई ऑफ सर्विस ही है। जॉब वर्कर, मैंने स्वेटर बनाया, स्वेटर का काम करने के लिए किसी को दे दिया कि ये स्वेटर में एक फूल बना देना। वो जो मूवी था ना, एक
जिसमें फूल बना हुआ था, कौन सा एक मूवी था ना, बहुत पुराना मूवी है, ट्रेन वाला, है ना। मैंने स्वेटर, 2 स्वेटर खरीदा, एक में फूल बनाया, एक में कांटा बनाया, कांटा वाला उसको दे दिया, फूल वाला खुद रख लिया। तो भाई फूल और कांटा कैसे बनेगा? जो भाई स्वेटर बना रहा है उसको तो नहीं पता फूल और कांटा, वो क्या करेगा, जॉब वर्कर को दे देगा, ठीक है, जॉब वर्कर को दे देगा। तो वो जो जॉब वर्कर क्या करेगा, फूल कांटा उसमें बनाएगा, एम्ब्रॉयडरी करेगा और वापस स्वेटर दे देगा, किसको, सेलर को दे देगा ना। तो वो जो जॉब वर्कर का काम है वो इट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस व्हिच अप्लाइड टू अनदर पर्सनस गुड और सर्विस इज अ सप्लाई ऑफ, किसी और का जो गुड्स है उस पे अपना क्या किया, प्रोसेस किया, ट्रीटमेंट किया, तो इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। बिजनेस एसेट्स, आपने अगर बिजनेस एसेट्स को, पुराना लैपटॉप, डिस्पोजल ऑफ ओल्ड लैपटॉप मशीनरी, तो सप्लाई ऑफ गुड्स, पता है ना, नॉर्मल से। ट्रांसफर एंड डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन अगर प्राइवेट यूज करने के लिए दे दिया, देन इट इज अ सर्विस। अगर मैं ऑफिस, मेरा ऑफिस हमको कोई प्राइवेट, कोई मुझे बिजनेस का लैपटॉप दिया कि लैपटॉप ले करना, ठीक है, लैपटॉप यूज करना बिजनेस यूज के लिए, ठीक है। तो क्या, तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, सप्लाई ऑफ, नहीं कुछ नहीं है, मैंने आपको क्या बोला, बिजनेस यूज के लिए दिया है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला, बिजनेस यूज के लिए दिया है, यहाँ पे क्या पढ़ा है, प्राइवेट यूज के लिए पढ़ा है, ठीक है। मेरा ऑफिस मुझे लैपटॉप दिया और मैं बेटा उस पर गेम खेलता है, ऐसा समझ में आ रहा है, मेरा बेटा गेम खेलता है ऐसा उस पर, तो वो प्राइवेट यूज हो गया, पर्सनल पर्पस, देन माना जाएगा कि वो जो कंपनी मुझे जो सर्विस लैपटॉप दी है, सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। आपका बिजनेस है, आप बंद कर रही हैं बिजनेस अपना, ठीक है, आप अपना बिजनेस बंद कर रही है, बंद करके खत्म, अब दूसरा अब नहीं करेंगे बिजनेस। तो वो जो बिजनेस नहीं करेंगे तो उसके अंदर तो गुड्स था, कैपिटल गुड्स था, कंप्यूटर था, एसी था, तो क्या करेंगे, तो खराब हो जाएगा। तो आप क्या सोचेंगे, ज़्यादा ज़्यादा बेचो, कुछ तो रिकवर होगा। तो जो बेचने का जो स्टार्ट किया तो इज सप्लाई ऑफ गुड्स, नॉर्मल सा है ना, सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन आप सोची थी बंद करने के लिए, आपका कोई रिश्तेदार बोला कि एक काम कर, बंद मत कर, तू मुझे हैंड ओवर कर दे बिजनेस। तो आपका पहले ये सब था ना, अभी हैंड ओवर हो गया है उसको, आपके फ्रेंड को, तो इन दैट केस वो गुड्स और सर्विस नहीं माना जाएगा। अगर आपने किसी को बेच दिया तो गुड्स और सर्विस, लेकिन कोई आपका रिश्तेदार या कोई आपका दोस्त उसको हैंड ओवर कर लिया है, तब उसको सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस नहीं माना जाएगा। पढ़ते हैं, एनी बिजनेस closed and all business assets used for personal purpose or dispose of, आपने बेच दिया या उठा के घर पे लगा दिया, ठीक है, then it is supply of goods. Exception क्या है, if the business is transferred as a going concern to another person, किसी और को ट्रांसफर कर दिया है बिजनेस, या the business is carried on by a personal representative who is deemed as a टैक्सेबल पर्सन, आपने किसी को ट्रांसफर कर दिया या आपका कोई रिश्तेदार आके उसे कंटिन्यू कर दिया, आप हट गए वहां से, आपका रिश्तेदार आके उसको कंटिन्यू कर लिया, तो उसको सेल ऑफ गुड्स एसेट्स नहीं माना जाएगा। आ रहा समझ में? ओके। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी रेंट में दिया तो सप्लाई ऑफ सर्विस। कंस्ट्रक्शन, ठीक है, ज्यादा नहीं है,
एक ही पेज है, छोड़ो बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि भागना पड़ेगा, मुझे वो अच्छा नहीं है। ठीक है, थैंक यू। ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास आप लोग घर पे पढ़ो इसको, मैं इसको अभी भेज देता हूँ। प्लीज़ घर पे पढ़ो, जो मैं पढ़ा के, कुछ ज़्यादा नहीं करना, जो मैं पढ़ाया हूँ उसको एक बार घर पे गो थ्रू कीजिए, क्या पढ़ाया क्या और आपको अभी समझ में आ रहा है कि नहीं। नहीं तो आप लास्ट में आप सोचेंगे ना कि सर एकदम खत्म कर देंगे तब मैं पढ़ूंगा, तब तो हो गया। कौन सा ग्रुप है भाई?